भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में बात कही गई है। सबसे देखते हैं अनुच्छेद 12 को। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा। जैसे राज्य है, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है राज्य के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए मौलिक अधिकारों का विवरण है या मौलिक अधिकार राज्य देगा, राज्य जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। तो इसमें राज्य कौन आता है? उनका हनन नहीं करेगा। राज्य कौन आता है? तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसके अंतर्गत विधायिका और विधायिका के बाद में यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं वो। राज्य में राज्य की विधायिका, इसी के साथ में कोई ऐसा फर्म, ऐसी कंपनी या ऐसा फर्म जो कि कहीं न कहीं सरकार द्वारा संचालित होता है या जिससे कहीं न कहीं आदेश, अध्यादेश या नियम, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाना, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश दिया जाना, अधिसूचना जारी करके आदेश दिया जाना, केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाना, राज्य सरकार द्वारा कानून बनाना, कोई ऐसे कानून या अध्यादेश जारी करना जिनका प्रभाव एक कानून के रूप में होता है और जनता पे वह लागू होते हैं, तो उन्हें राज्य का यहाँ पर राज्य के विषय में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि अगर बनाई जाती है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो वह विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। अर्थात कि मौलिक अधिकारों के हनन के लिए या विधि, ऐसी विधि बनाई जाए। इसमें विधि की परिभाषा है मुख्यतः विधि के अंतर्गत क्या आएगा। तो ऐसा कोई कानून अगर राज्य बनाता है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह समाप्त हो जाएगा। बाद में इसमें बहुत सारे विवाद हुए हैं कि यह 368 के अंतर्गत आता है या नहीं, क्योंकि 368 में कहा गया है कि संसद संविधान के प्रत्येक भाग में या प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 13 कहता है कि संसद या कोई भी शक्ति संविधान के भाग 3 में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकता या संशोधन नहीं कर सकता। तो इन दो विधियों के बीच में टकराव हुए और इन टकराव से कई निर्णय भी दिए गए संविधान में और इसमें अपने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णय दिए गए, अलग अलग वादों में इसकी परिभाषाएं दी गई और अंततः केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती वाद जो हुआ 1973 में, इसमें ये कहा 1971 शायद 71 होगा, इसमें यह कहा गया कि संसद इसके तहत संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 भी शामिल है। लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन जो कि अनुच्छेद 13 के तहत, ऐसा कोई परिवर्तन जो कि मौलिक अधिकारों में नकारात्मक परिवर्तन करता है या इन्हें कम करता है, वह परिवर्तन विधि शून्य होगा। अर्थात कि इसमें मौलिक ढांचे की बात कही गई। मौलिक ढांचा क्या होता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में वाद में मौलिक ढांचे का प्रावधान दिया गया और कहा गया कि संविधान के प्रत्येक भाग में संसद परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई मौलिक अधिकार में ऐसा परिवर्तन जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उन्हें प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, तो वह मौलिक ढांचे के अंतर्गत आएगा और मौलिक ढांचे के अंतर्गत जो भी परिवर्तन आएगा, संशोधन आएगा, वह शून्य हो जाएगा। मौलिक ढांचा क्या होता है? मौलिक ढांचे का मतलब यह होता है कि संविधान का भाव किसका? संविधान का, यानी संविधान का जो मूल भाव है, संविधान को जिस लिए बनाया गया है या संविधान में ये प्रावधान जिस कारण से जोड़े गए हैं, यदि वे कारण ही समाप्त हो जाएंगे, वह मौलिक जो कारण है, मौलिक जो ढांचा है वही समाप्त हो जाएगा,
तो फिर ऐसे संविधान और ऐसे संशोधन का क्या अर्थ रह जाएगा। यदि ये संशोधन करना होता ही सही तो फिर ऐसे अधिकार जोड़े ही क्यों जाते संविधान निर्माताओं द्वारा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के तहत संविधान की मूल भावना को बताया गया और कहा गया कि मौलिक ढांचे में किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर तो सकती है लेकिन नकारात्मक परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। परिवर्तन सामान्य बहुमत से भी नहीं कर सकती है। इसमें 2/3 प्लस 1 प्लस आधे राज्य संशोधन तो होगा लेकिन कैसे होगा। 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से ही संशोधन हो सकता है, वो भी नकारात्मक अगर हुआ तो विधि शून्य होगा। आगे चलकर अनुच्छेद 13 ही कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की बात कहता है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। ऐसा होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया गया, उदाहरण के लिए देख ले, और यदि भविष्य में कोई विधि या ऐसा प्रतीत होता है कि ये ढांचा या ये सिद्धांत दिया गया कहीं न कहीं वर्तमान समय में तो ठीक था लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ये भविष्य की स्थिति के अनुसार सही ना हो, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है वह अपने ही निर्णय को बदल सकती है या अपना जो निर्णय भूतकाल में जो निर्णय दिए हैं इन्होंने उन निर्णयों की वापस से पुनरावलोकन किया जा सकता है, अर्थात कि उन पर फिर से समीक्षा की जा सकती है और समीक्षा के बाद उन्हें बदला भी जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 जो है इस बात को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक अनुच्छेद है, कोर्ट भी अपने ही निर्णय को, दिए गए निर्णय को बदल सकता है। यदि जैसे कि उसने भूतकाल में कोई निर्णय दिया, उस ऐसे कई निर्णय है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बदला है। जैसे कि केशवानंद भारती बनाम जो राज्य का वाद है, ये इस प्रारंभ में गोलकनाथ भारती बनाम था, उसको बदल, उन्होंने अलग बात कही थी, उसको बदल के बाद में ये किया गया। अनुच्छेद 13 में दिए गए प्रावधानों का सहयोग लेते हुए न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, अर्थात कि न्यायिक पुनरावलोकन किसी भी विधि का जो कि मौलिक अधिकारों से साम्य रखते हैं या संबंध रखते हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यही अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 13 के बाद में प्रारंभ होता है मौलिक अधिकार। हमें मौलिक अधिकार मुख्यतः कितने प्राप्त हैं, कौन कौन से प्राप्त हैं, किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है और कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है, देखते हैं। 14 मौलिक अधिकार हमें मुख्यतः संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7 प्रकार के